पोखर में माछ नौ कुटिया बाँट अध जल गगरी छलकत जाए 132 नंबर है जो कि हाईएस्ट है। वो वही हाल था ना, कहा जाता मोर के साथ कौवा वाला। हर एक प्रीलिम्स में 50 प्रैक्टिस सेट लगा के जाता था। पहले 3 घंटा में 8 क्वेश्चन लिखना होता था, अब 18 क्वेश्चन लिखना होता है। लग रहा है कि मैं लगभग 600 से ज़्यादा उत्तर लिख चुका हूँ। मैं बता दूं कि मैं शुद्ध हिंदी माध्यम का छात्र हूँ। एक बेड पे खुशी मतलब का माहौल, एक साइड गम का माहौल। कोई लड़के आ रहे हैं तो अब बधाई दे कि हमको संतावना दे। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोहन कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हैं अनीस राज सर। इनकी सिलेक्शन 67 बीपीएससी में एलईओ पोस्ट पे हुआ है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो सर से बात करेंगे और जानेंगे सर की पूरी स्ट्रेटजी और पूरी जर्नी। और सर का प्रीलिम्स 67 में टॉपर रहे हैं, सिलेक्टेड पर्सन में सबसे ज़्यादा नंबर रहा है। हिंदी मीडियम से ही अपना बीपीएससी का पूरा तैयारी किए हैं और एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में ही दिए हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू मोनू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर यहाँ तक आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। चलिए, थैंक यू। तो सर, ये एलईओ जो पोस्ट है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसका वर्क क्या होता है? अगर थोड़ा सा उसके बारे में समझा पाएँ तो। ये मेनली इनका वर्क है कि खास करके बाल मजदूरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जी। तो जितने भी लेबर से रिलेटेड लॉज है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। किसी होटल रेस्टोरेंट दुकान में बाल मजदूरी, कोई वर्कर एज ए उसके वेजेस सही मिल रहे हैं कि नहीं, वो काम के घंटे सही हैं कि नहीं, ये सबको इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, तो सर आप रहने वाले कहाँ का हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं रहने वाला सुपौल का हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सुपौल ज़िले से ही हुई है। 10th मैंने और 12th वहीं से किया। इसके पश्चात मैं अपनी संपूर्ण 12th के बाद शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन और पीजी की शिक्षा ग्रहण की। बात किया जाए बचपन के बारे में, तो बचपन आपका कैसा बीता? बचपन में कैसे थे पढ़ने में? बचपन मतलब कि ये कहा जाए कि एवरेज स्टूडेंट थे, कोई ऐसा नहीं कि क्लास में टॉपर थे। मतलब ये रहता था कि स्कूल जाते थे और सरकारी स्कूल जाना होता था और प्राइवेट स्कूल तो नहीं के बराबर गांव में। 5वीं कक्षा तक घर पे टीचर वगैरह आते थे, पहले एक ट्यूशनिया मास्टर जो होते हैं वो पढ़ाते थे, उनका योगदान था। और मेनली 10वीं की शिक्षा जब 9th-10th में आए तो मैट्रिक किए, तो मैट्रिक के मैं अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ। 80.2% मार्क के साथ मैं मैट्रिक किया था 2013 में समथिंग। उसके बाद मैं इंटर किया और इंटर करने के पश्चात मैं यू टर्न लिया कि अब सिविल सेवा का जो होता है ना, 12वीं के बाद जब मैं बीएचयू गया तो वहाँ सारे बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि अब सिविल सेवा में जाना चाहिए। ओके सर। तो सर, आपके फैमिली में कौन कौन है और गवर्नमेंट जॉब में है कोई या आप पहला हैं? जी, मेरे फैमिली में इससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे अंकल लोग रहे हैं। जी। ठीक। और मेरे जीजू हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं और मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे भैया हैं वो भी आईबीएम में जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। और मैं अभी छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा मेंबर घर का हूँ। ओके सर। और दीदी की शादी हो चुकी है। सर, आपका बीपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल में शुरुआती टाइम में आपका रिसोर्सेज क्या था? मैं जो 66 तक जो बीपीएससी है ना, 63rd से 66, तो वो उसका पैटर्न थोड़ा अलग था। 67 में थोड़ा मूव किया और 68 69 पूरी तरीके से मूव किया है। ओके सर। मैं चूँकि 66 दिया, 7 दिया, 68 दिया, 69 दिया, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में मैं पकड़ा, तो किसी एक पैटर्न को बताना थोड़ा मुश्किल होगा। जी। लेकिन 66 जो अटेम्प्ट दिया था उससे पहले ये होता था कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गीता है वो बच्चों के लिए, जी। चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के पहले एनालाइज कर ले कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, जी। क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि समान ज्ञान अथाह समुद्र है।
कुछ भी, सब कुछ समान ज्ञान है, तो किसको पढ़ा जाए। तो आप एग्ज़ाम जो हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको एनालाइज करने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि हमें ये पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये तय कर लीजिए कि पढ़ना क्या है। ओके सर। सिविल सर्विस यही तय करता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जिस रोज़ ये आप तय कर लिए कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है, तो असली रणनीति वही है। सिविल सर्विस नॉट ए एग्ज़ाम, ये पूरी तरीके से एक रणनीति है, और रणनीति से आप हल्का भी चूके तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक कहानी कि 66 में मुझे पता नहीं था कि मेंस में डीआई का इम्पोर्टेंस रोल है। ओके। 72 मार्क्स का डीआई होता है 900 नंबर में, मेंस 900 नंबर का होता है। तो मैं सोचता था 72 मार्क्स का है तो बना लेंगे। जी। 828 मार्क की तैयारी भरपूर किए और 72 मार्क्स का तैयारी नहीं किए, और एग्ज़ाम हॉल में गए, वही 15 नंबर का डीआई गलत करके आ गए, और मेरा रिजल्ट 4 नंबर से रुका था उस बार। फिर उसके बाद पता चला कि अगर आपको बीपीएससी निकालना है तो डीआई और ऑप्शनल, ये दोनों मतलब कि मेन बाईपास है, इसी से होकर आपका रास्ता गुजरेगा पास होने का। डीआई अगर 72 सही हो गया, ऑप्शनल सही हो गया, तो समझिए कि आप फाइनल रिजल्ट ले आए। ओके सर। तो सर बात किया जाए कि प्रीलिम्स और मेंस का और इंटरव्यू, ये 3 चीज़ होते हैं बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज में, तो आप इसका तैयारी स्टेप बाय स्टेप किए थे या फिर तीनों एक साथ देख रहे थे? मैं मतलब कि टाइम शिफ्ट कर दिया था कि सुबह में जैसे मैं प्रीलिम्स का पढ़ लूँगा, शाम में मेंस के लिए पढ़ लूँगा। तो मेरा ये स्ट्रेटजी था कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे 66 प्रीलिम्स में 120 नंबर है, और 67th में 132 है, 68th में 105 है। इस तरीके से मैं लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ कि मतलब कि जो कटअप है ना, उससे 10-20 नंबर ज़्यादा आता है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं स्ट्रेटजी ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, उसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, और आप ये देखिए ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। जी। हर एक टॉपिक का एक कॉपी में लिख लीजिए कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से। उसके बाद जिस टॉपिक से जितना अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस सब्जेक्ट को अधिक पढ़ना है। जी। ये नहीं कि अब उस टॉपिक में भी देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, बुद्ध से, महावीर से, तो बुद्ध महावीर को ही पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगे आप, जी। जहाँ से आ रहा है उसी को पढ़ना है बस। 67 प्रीलिम्स में 132 नंबर है, जो कि हाईएस्ट है। जी। मतलब कि हमें अभी तक, मैंने ग्रुप में एक रोज सर्वे कराया था कि जी। सबसे अच्छा टॉपर कौन है, तो सभी लोग बोल रहे थे, तो 132 में बोला था। शायद ये मतलब कि सबसे ज़्यादा माना जा सकता अगर कोई नए एस्पेरेंट आ रहे हैं बीपीएससी में और वो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो उनको क्या करना चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए? काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग में उनको समझ में नहीं आता है और काफ़ी सारा मटेरियल ले आते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा सर उसके बारे में समझा दीजिए। है। मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि वो किताब कलेक्टर नहीं बने, कलेक्टर बनना है। ठीक। जी। तो उसके लिए ये है कि आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तो मतलब वो उसका उतना नहीं रोल है, सबसे ज़्यादा रोल है कि मेंस का, और प्रीलिम्स क्योंकि एक बैरियर है, इसको क्रॉस करना है तभी आप मेंस लिखेंगे। प्रीलिम्स के लिए मैं बता दूं कि प्रीलिम्स के लिए आपको पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जिस टॉपिक से जैसा क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक का नोट्स बना के, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि, अगर होता है क्या ना कि बहुत बच्चे होते हैं क्या कि सर कोचिंग ले या नहीं ले, सेल्फ स्टडी ले। मैं बेहिचक कहता हूँ कि जिस उम्र में हम लोग पढ़ाई करना था एनसीईआरटी, उस उम्र में पढ़ाई किए नहीं हैं, जी। और एनसीईआरटी के वर्ड समझ में नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेशक कोचिंग ले, निसंदेह, एकदम आंख मूंद के। सेल्फ स्टडी उन बच्चों के लिए है जो आप मोहनजोदड़ो समझ के ये समझ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो व्यक्ति का नाम है कि स्थान का नाम है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, समझने में दिक्कत हो रही है, फंडामेंटल राइट्स क्या है यही समझने में दिक्कत हो रही है, जी। तो आप बेशक कोचिंग लीजिए। लेकिन आपके, और बहुत बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उसके लिए तो बेशक आप कोचिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग वाले एक निश्चित फॉर्मेट में आपकी तैयारी करवाते हैं। आप कहीं से भी लीजिए, हम ये प्रचार नहीं करेंगे किससे लेना है नहीं लेना है, बस आप एक कोर्स ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने का भी तरीका है। लेकिन
कोचिंग, कोई भी कोचिंग है, दुनिया की कोई भी कोचिंग आपको 100% तैयारी नहीं करवाएगी। वो बस एक रूपरेखा बता देगा कि ये चीज़ आपको करना है, फिर आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल खुद बन जाता है, फिर आप सेल्फ स्टडी के लेवल में आ जाएंगे। जी। फाउंडेशन कोर्स किसी कोचिंग का करने के बावजूद भी 50% तैयारी बाकी रहता है। कोई भी कोचिंग फुल कोर्स पढ़ा दे ना, उसके बाद भी बच्चा नहीं कर पाएगा। ओके सर। तो ये प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और सबसे ज़्यादा नोट्स का रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। जब तक प्रीलिम्स ना हो, मैं हर एक प्रीलिम्स में 50 प्रैक्टिस सेट लगा के जाता था। डेली सुबह उठता था, नाश्ता से पहले मेरा प्रैक्टिस सेट एक बनना चाहिए। एग्जाम के 60 दिन पहले डेली एक प्रैक्टिस सेट। ओके सर। ये प्रीलिम्स का है। प्रैक्टिस सेट लगाइए। जिस एरिया में आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है, हिस्ट्री वाले में 30, मान लीजिए 30 क्वेश्चन पूछा गया और 15 ही सही हुआ, इसका मतलब हिस्ट्री में मेहनत करना है। मैथ 10 में 5 सही हो रहा है तो मैथ का स्कोर बनाना है। इकोनॉमिक्स में 20 में 15 सही हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स ठीक है। साइंस में 30 में 25 सही हो रहा है, मतलब वो सही है। जो पार्ट जो व्यक्ति का कमज़ोर, वो प्रैक्टिस सेट लगाने से। और सभी व्यक्ति जब प्रैक्टिस सेट लगाए तो एक प्रॉब्लम कॉपी बनाए। प्रॉब्लम कॉपी मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आप नहीं पढ़े हैं, जी। तो उस कॉपी में आप लिखते चले जाएं। ऐसे ऐसे 2-3 मोटी कॉपियां बन जाएगी आपकी। एग्जाम से पहले उस कॉपी का एक बार रिवीजन करके चले जाइए। वो आपका, आपके दिमाग आज तक जितना प्रैक्टिस सेट बनाए वो सब का प्रॉब्लम है, उसको आप कर लीजिए। और सर बात करी जाए प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की, तो वो कितना पहले का होना चाहिए? करेंट अफेयर्स मोस्टली होता क्या है ना कि ऐसे पढ़ना चाहिए, लगभग 1 साल का पढ़ना चाहिए, लेकिन पिछले 6 महीने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पिछले 6 महीने का उससे कम इंपॉर्टेंट रहता है। ओके सर। तो पिछले 6 महीने का मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़े और उससे पिछले 6 महीने का उससे थोड़ा कम पढ़े। मेंस की रणनीति की बात करें तो मेंस पूरी तरीके से उत्तर लेखन का गेम है। जिस रोज आंसर राइटिंग स्किल आपको करने के लिए आ गया, उस रोज मेंस निकाल लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितना है, उस नॉलेज को आप कॉपी पे उतार पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। और अब तो और ज़्यादा चैलेंजिंग काम, पहले 3 घंटा में 8 क्वेश्चन लिखना होता था, अब 18 क्वेश्चन लिखना होता है। समय उतना ही है, क्वेश्चन का संख्या बढ़ गई है। जी। तो इससे ये दिक्कत आ रही है कि चैलेंजिंग आपको राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति अगर लिखने के लिए दे दिया जाए ना बच्चे को, 90% बच्चे A4 साइज पे उसका भूमिका कंक्लूजन के साथ नहीं लिख पाते हैं, जबकि उसको पता है, लेकिन जब लिखने के लिए उसका पेन ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कोई नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसी को उसका एक मतलब कि फ्रेमिंग कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए पूछा गया राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन करें, आप एक पेज पर उसका फ्रेम बना लीजिए, कार्य एवं शक्ति, ठीक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्ति, और नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक फ्रेम बन गया। उसके बाद आप उत्तर लेखन टाइमिंग लगा के करिए, A4 साइज पे लिखिए, किसी से सीनियर से या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं मेंटर से चेक करा लीजिए। मैं डेली 3 से 4 उत्तर लिखा हूँ और लग रहा है कि मैं लगभग 600 से ज़्यादा उत्तर लिख चुका हूँ। मतलब मैं डेली PDF बना के चेक करने देता था, 600-700 PDF मेरे पास है आंसर का अभी भी। तो आंसर राइटिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल सेवा का। उत्तर लिखना सीख गए, आपका सिविल सेवा हो जाएगा। ये मेंस का सबसे ज़्यादा पार्ट है, ठीक। तो आंसर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर 67 तक ऑप्शनल का भी बहुत बड़ा योगदान था, जी, तो आपका ऑप्शनल क्या था और मीडियम आपका क्या था सर? मैं बता दूं कि मैं शुद्ध हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, ओके सर। ठीक, और बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। और मेरी वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी रहा है। मेरा ज्योग्राफी से ही ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी से ही PG हुआ है। और ज्योग्राफी इस बार मतलब कि ऑप्शनल में मार्किंग उतना नहीं अच्छा हुआ है, जबकि 66वीं में इससे ज़्यादा हमें मार्क्स था। उससे 2 गुना तैयारी हुआ, उससे अच्छा लिखे हैं, फिर भी उससे कम नंबर मिला है। 171 नंबर है, शायद ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमको सबसे ज़्यादा नंबर है सिलेक्टेड कैंडिडेट में। ओके सर। तो ये ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा। तो ये माध्यम हमको लगता है कि बैरियर नहीं होना चाहिए, खास करके BPSC में तो हम नहीं मानते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इंग्लिश में आप लिखते हैं, मैं भी इंग्लिश लिखता हूँ तो 1.5 पेज लिख देता हूँ, हिंदी लिखते हैं तो 1 पेज लिखते हैं। हिंदी में स्पीड औ का, ए का, हलंत, विसर्ग, कमा सब लगाना होता है, इंग्लिश में कर्सिव फास्ट चलता है, तो ये समय की बचत कर देता है आपको। और सर अब 66 से ऐसे आ गया, 68 से ऐसे आ गया है, तो थोड़ा सा ऐसे के बारे में अगर बता सकते हैं
जी, क्योंकि मैं 68 अभी इंटरव्यू होने वाला है, उसका भी मेंस जी जी क्वालीफाई जी किया हूँ। तो निबंध पूरी तरीके से आपके व्यक्तित्व का चित्रण है। जी ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि जीएस पेपर में पाल कला पूछा, मौर्य कला आप पढ़ लिए जाके वहाँ लिख देंगे। ये पूरी तरीके से अनिश्चित है, कुछ भी टॉपिक आ सकता है। उस टॉपिक पे आप बचपन से अभी तक क्या समझ है उसको आपको लिखना है, ठीक। और वो बिहार की कोई कहावत भी हो सकती है, जैसे पोखर में माछ नौ कुटिया बाँट, अध जल गगरी छलकत जाए। तो ऐसे बिहार की लोकोक्तियाँ को दिया जाता है। तो आप सबसे पहले कि ऐसे लोकोक्तियों का संग्रह करके उसको समझ ले कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद उस टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए बच्चों को, कि टॉपिक को सामने रखे एक पेज में लिख के कि इसके सामाजिक पहलू क्या क्या हो सकते हैं, आर्थिक पहलू क्या क्या हो सकते हैं, राजनीतिक क्या है, न्यायिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, भौगोलिक क्या है। ऐसे 10 पक्षों होते हैं, पिलर होते हैं। जी ऐसे बांट बांट के निबंध के बारे में सोचिए 10 मिनट उस निबंध के बारे में। कि या हो सकता है निबंध ये कहता है ना कि जो शीर्षक दिया है समाज में कहीं से एक एग्जाम्पल उठाइए, उस शीर्षक को पुष्ट कर दीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, जी चाहे वो आपके जीवन का घटना हो, चाहे कॉलेज की घटना हो, या कोई रिपोर्ट हो, कोई न्यूज़पेपर का रिपोर्ट हो, या कहीं आप कहानी पढ़े हैं, कोई कविता पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं। निबंध का अर्थ है कि पूरी तरीके से बंधन मुक्त है आप उसमें। हो सकता है आप जो निबंध लिखे हम निबंध लिखे हैं, दोनों में एक वर्ड का भी मिलान ना हो, लेकिन हो सकता है कि दोनों को बेहतरीन मार्क हो। बीपीएससी की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी होती है सर। तो इसके तैयारी के दौरान आप अपने जर्नी के दौरान आप अपने लाइफ का लोएस्ट मोमेंट क्या देखे, स्ट्रगल फेस करना पड़ा सर आपको? लोएस्ट मोमेंट बता देते हैं, 66वीं का रिजल्ट आने वाला था। जी और 66वीं मैं बहुत मेहनत से दिया था। जी तो मेरा और मेरे रूम पार्टनर, जो कि हम लोग 6-7 साल से साथ रहते थे, और रिजल्ट आता है, पीडीएफ में मेरा नाम डाला जाता है नॉट फाउंड, और उसका नाम डाला जाता है, आ जाता है। तो वो मोमेंट मतलब एक बेड पे खुशी मतलब का माहौल, एक साइड गम का माहौल। कोई लड़के आ रहे हैं तो अब बधाई दे कि हमको संतावना दे, वो भी असमंजस में था। तो ये मेरे लाइफ का मतलब कि सबसे ज़्यादा हमें उस मतलब, और 4 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ था। तो मतलब एक लग रहा था कि काश 4 नंबर आ जाता, क्योंकि सिविल सेवा में ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ तक पहुँचे हैं फिर से आप जीरो हो जाते हैं, फिर से प्रीलिम्स निकालना, फिर से मेंस निकालना, फिर इंटरव्यू देना, ठीक। तो ये बहुत हो सकता है आप पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अगली बार क्या कहते हैं आपको कोई पोस्ट ना मिले। तो वो एक महीना में पूरी तरीके से थोड़ा विचलित हुआ था। जी और मतलब कि रोते रहते थे, और अकेलापन महसूस हुआ थोड़ा। तो कई दोस्त सब फिर बात करते रहते थे, तो बताते थे कि नहीं ये समय ऐसा होता ही है, ठीक, टेक केयर, मतलब कि धैर्य का परीक्षा होता है। तो हमको लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी पूरी तरीके से आपको, जिस रोज़ आप सिविल सेवक बनने के लिए सोचते हैं, प्रक्रिया उसी रोज़ से शुरू हो जाती है। जी संपूर्ण ट्रेनिंग, संपूर्ण ज्ञान, सब कुछ वो पहले ही करवा लेता है। बीपीएससी बस एक दिन मोहर लगाती है कि आप सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। आप जिस रोज़ से सोचते हैं उसी रोज़ से चलना, बोलना, लिखना, उठना, बैठना एक ऑफिसर के तरीके से आप करिए, तो यू आर ए सिविल सर्वेंट्स। कि दूसरा बात कि मैं चूँकि बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था, और बिहार बोर्ड से बीएचयू में जाना जहाँ पे सीबीएसई के बच्चे काफ़ी थे, तो एक मेरे साथ समस्या हो गई थी कि मैं मतलब कि फिट नहीं कर रहा था। मतलब आपका बैकग्राउंड जब चेंज होता है ना, सीबीएसई वाले बच्चे और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, तो वो मुझे लग रहा था कि बीएचयू छोड़ के अब जाना पड़ेगा, एक समय ऐसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम मतलब कि अपनी कौशल, अपनी प्रतिभा के बल पे धीरे धीरे धीरे, वो वही हाल था ना, कहा जाता मोर के साथ कौवा वाला। तो फिर धीरे धीरे वहाँ हम अपने आप को एडजस्ट कर लिए, और एडजस्ट ऐसा किए बाद में फिर मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब धीरे धीरे। और मेरी संघर्ष कुछ ज़्यादा ये नहीं रहा, क्योंकि मतलब एक होता है कि कई बच्चे बहुत बार एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरा हो गया, और 66वीं में नहीं हुआ, 67वीं हो गया, 68वीं भी दिए हैं। और आगे हमको अभी यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ओके अभी मेन जर्नी बाकी ही है। सर। बीपीएससी का या यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का बस काफ़ी लंबा हो जाता है सर, और एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो सर उसको आप कैसे मैनेज करते थे? मैं क्या किया, पहले तो एक फाउंडेशन नोट्स बनता है, वो आप पढ़ लीजिए किसी टॉपिक के, जैसे पाल कला पढ़े, मौर कला पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े, एक नोट्स बनेगा आपका। उसके बाद उस नोट्स के माध्यम से आप आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक, जब आंसर राइटिंग हो जाता था और नोट्स बनाते थे, तो उस नोट्स का फिर हम ना एक सिनॉप्सिस बनाते थे आधा पेज में। ठीक, इसका क्या क्या क्रक्स है जो हमें याद रहना चाहिए। वो क्रक्स आपको ना, एक जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 5-6 ही टॉपिक है, तो 3-4 पेज में हिस्ट्री का क्रक्स बन जाता था, सिनॉप्सिस। ऐसे ज्योग्राफी का मेन मेन बुलेट पॉइंट, और उसको एग्जाम के समय रिवीजन करते थे। उसके बाद ना नोट्स ना आंसर राइटिंग कुछ नहीं देखते थे, वो सिनॉप्सिस को ही रखे रहते थे। और वो सिनॉप्सिस ऐसा हो कि 3 घंटे में आप पलट के पूरा खत्म कर दें। वो सबसे कारगर होता है सिनॉप्सिस बनाना, वो सबको करना चाहिए। ओके सर। और सर आपकी जर्नी में आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या योगदान रहा? जी, निस्संदेह इसमें मतलब कि हम कहते हैं कि परिवार के साथ साथ दोस्त, और दोस्त के साथ साथ मतलब कि आप जो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, उसमें जो ऑटो रिक्शा वाला होता है ना, उसका भी योगदान है। मेरा एक दोस्त था, जी। रिक्शा वाला लेट कर दिया पहुंचाने में, उसका एग्ज़ाम ही छूट गया। तो उनका भी योगदान है, मतलब कि आप जिस दुकान से कलम खरीदे हैं उसका भी योगदान है। तो फैमिली, परिवार, दोस्त, आप सोचिए ना, ये इतनी बड़ी जर्नी है, कहीं जी। थोड़ा सा भी स्लिप हुए तो आप पीछे चल गए, जी बिल्कुल। आपका एग्जाम छूट गया, जाम में फंस गए, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो सकता है। मेरा इंटरव्यू 67वीं का था, उसके 10 दिन हम डेंगू से पीड़ित थे, हॉस्पिटल से उठ के इंटरव्यू देने गए। तो ये होता है कि लग रहा था कि क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन भगवान एक लेवल तक ना मेहनत काम करता है। उसके बाद सिविल सेवा लक पे पूरी तरीके से है। मैं इसमें पूरा भरोसा रखता हूँ। एवरी सेलेक्ट पर्सन इज नॉट करेक्ट, एवरी करेक्ट पर्सन इज नॉट सेलेक्ट। हो सकता है कि हमसे तेज विद्यार्थी बाहर हो सकता है कि हमसे कमजोर विद्यार्थी हमसे ऊपर हो। 3 घंटे का एग्जाम किसी भी लड़के या लड़की के संपूर्ण जिंदगी का चरित्र चित्रण नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। ठीक, तो इस प्रकार से किसी को धैर्य नहीं खोना चाहिए कि हम, हो सकता है अगर सिविल सेवा, मैं मानता हूं कि बहुत कठिन परीक्षा लेती है, तो आप समझिए ना यही कठिन परीक्षा है। एक बार नहीं आप सिविल सेवक बनेंगे तो एक अच्छे नागरिक जरूर बन के निकलेंगे, इतना हम वादा जरूर करते हैं। बात किया जाए इंटरव्यू का, तो आप सर उसके लिए कैसे तैयारी किए? मॉक टेस्ट वगैरह दिए या फिर डायरेक्ट? इंटरव्यू या तो पूरी तरीके से आपके पाले में होगा, या हो सकता है कि पूरी तरीके से आपके पाले से बाहर है। जो चीज़ पाले में है हम बता सकते हैं। पाले में है कि वो पहला चीज़ पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब और कहाँ से किया। तो इसका मतलब है कि ये संकेत आप दे रहे हैं कि जैसे ही मैंने बोला कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, तो मेरा आधा इंटरव्यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे ही रह गया। बनारस के बारे में बताओ, उसके संस्थापक के बारे में बताओ। जी। यानी एक बैकग्राउंड हो गया, शैक्षिक पृष्ठभूमि आप तैयार कर लें, जहाँ से पढ़े हैं, क्या आपका ऑनर्स रहा है, क्या पीजी किए हैं, तो ये शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, मैंने बताया टीचिंग, तो पीछे ब्लैक बोर्ड लगा था, तो वो पढ़ाने के लिए भेज दी, इसका मतलब कि आपका हॉबी है, उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा है पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक, जी। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आप डीएसपी रखें तो आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, आपको डीएसपी से रिलेटेड लॉ, उसका जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। जो भी पोस्ट है अपना वो तैयार कर ले, पोस्ट प्रेफरेंस। चौथा वैकल्पिक विषय, आपने ऑप्शनल क्या रखा है, और आप मतलब कि अगर ऑप्शनल चेंज है, जैसे कई लड़के बीटेक किए हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल रखें, तो आप बीटेक के क्यों नहीं सब्जेक्ट रखें, इसके लिए तैयार रहिए। ठीक, उसके बाद आप अपने गृह जिला जहाँ से पढ़ाई किए हैं, जिस क्षेत्र में रहे हैं, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक आता है करंट अफेयर्स। जिस रोज़ आपका इंटरव्यू हो उस रोज़ का भी पेपर पढ़ के जाएं। मैं सुबह पेपर पढ़ के गया, उसी पेपर से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और पेपर पटना प्रकाशन का पढ़ के जाएं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं सुबह नाश्ता करते करते पेपर पढ़ते हैं और वही आते हैं, उसके दिमाग में वही घूमता है, वही प्रश्न पूछते हैं। तो ये 4-5 एरिया है जहाँ से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बाकी बात तो मतलब कि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये एरिया आपके पाले में, आपके मुख से जो भी बात निकलेगी उसी में क्रॉस क्वेश्चन होता है। सर सारा स्ट्रेटजी के बारे में हो गया, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहिएगा जो अभी फ्रेश आना चाह रहे हैं बीपीएससी का तैयारी में, तो उनके लिए आपका क्या टिप्स होगा? सबसे पहले मैं नए छात्रों को ये कहूँगा
कि वो सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरीके से एनालाइज करें जी। और देखें कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पैटर्न में बदलाव हुए हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पूरी तरीके से एक निरीक्षण कर ले पहले। ये नहीं कि डायरेक्ट गए और कोचिंग पकड़ ली और पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आप सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे देख लेना है जैसे कि आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, ठीक। और सिलेबस आपके होठों पे होना चाहिए, मतलब कि कला में है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आदिवासी आंदोलन से क्या क्या पूछा जा रहा है। एक नोट्स, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आपको पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस और सिलेबस हो, और उस कॉपी को बार बार पढ़िए, ताकि उसके बाद ये प्राइमरी काम है, उसके बाद ही कोचिंग, रणनीति, किताब, ये सब छूना है। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। तब आप जब पेपर भी उठाएंगे ना, तो जैसे मान लीजिए पेपर में अब ट्रक टक्कर में लगी मौत, 2 की मौत, ऐसा नहीं पढ़, ये नहीं न्यूज है। आपका दिमाग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, अच्छा ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर का इसमें डाटा है, इसका मतलब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका दिमाग उस पर क्लिक करेगा। आपके पूरे अखबार में उसी चीज़ पे नज़र जाएगी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लें। जी सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। और आप सभी जो दर्शक देख रहे हैं, हम लोग जो भी गाइडेंस चाहेंगे वो मोनू जी से पूछ लेंगे, तो मैं गाइडेंस कर दूंगा। और आप लोग तैयारी करें, धैर्य के साथ तैयारी करें। कोई सिविल सेवा पूरी तरीके से संयमित करने की तैयारी है, और मतलब उस तैयारी के दौरान पूरी तरीके से अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए कड़ी मेहनत करें, निश्चित सफलता मिलेगी। आई होप दोस्तों सर की जर्नी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप सब अगर अभी तक चैनल देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर किन्हीं स्टूडेंट का कोई क्वेरी होगा तो वो कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सर से भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम सर से आंसर लेके आप सबको रिप्लाई दिया करेंगे। तो फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।